जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीआईटीएस डिप्लोमा में पढ़ रहे हो या आप टेक्निकल हेल्पर डीआरडीओ, यूपीसीएल, टीजी2, डीएमआरसी, इसरो, जेएमआरसी या फिर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप ऑल टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके प्रति जो आपका रेस्पॉन्स होगा उसी के आधार पर हम आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बना पाएंगे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परिपथ में कुल संधारिता की गणना कीजिए। यानी कि जो आपको एक सर्किट डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, इस सर्किट डायग्राम का टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये यहाँ पे जो सिंबल आपको दे रखे हैं ये कैपेसिटर के सिंबल है। और यहाँ पे 30 माइक्रोफैरड का और 10 माइक्रोफैरड का और 30 माइक्रोफैरड का 3 कैपेसिटर वो भी सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका हमें टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में और समांतर में कैपेसिटर को क्यों जोड़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात ये आती है कि सीरीज में हम कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के मान को अगर कम करना है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं। और अगर हमें धारिता के मान को बढ़ाना है यानी कि कैपेसिटेंस के मान को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और इसमें कुल धारिता सबसे कम धारिता मान से भी कम होती है, यानी कि इसमें सबसे कम मान का जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसे भी कम वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी जब हम टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू पता करेंगे। और अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि धारिता को जब हम कैपेसिटर को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसकी धारिता इतनी कम क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि प्रभावी पट्टी के बीच की मोटाई में वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण कैपेसिटेंस का मान कम हो जाता है। और ये किस प्रकार से होती है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है इसको हम डी से इंगित करते हैं। और डी यहाँ पे क्या इंगित कर रहा है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा जब दो प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो वहां पे कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों C समानुपाती होता है 1/D। यानी कि D यहाँ पे इंगित कर रहा है दो प्लेटों के बीच की दूरी, और यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा और जिसके कारण सीरीज में हमें इतना कैपेसिटेंस की वैल्यू कम देखने को मिलती है। और समांतर की बात करें कि समांतर में कैपेसिटेंस का मान में वृद्धि कैसे होती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक हमारे पास में ये कैपेसिटर हो गया और उसके बाद में एक और में हमारे पास में कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये दोनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में जोड़ने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि दो प्लेटों के बीच में जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ने के कारण यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि एरिया जब बढ़ेगा तो वहाँ पे कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ेगा। यानी कि C समानुपाती क्या होता है, A होता है। यानी कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ जाएगा। इसी कारण समांतर क्रम में आपको कैपेसिटेंस के मान में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि जब हम कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें बढ़ा हुआ मान यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें अधिक मिलती है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया समांतर क्रम में हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू आपको अधिक क्यों मिलती है उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा गया था कि ये जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इन तीनों कैपेसिटर को आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रतिरोध में जब सीरीज में प्रतिरोध लगे हुए थे तो यहाँ पे हम करते थे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस श्रेणी में लगे हुए हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पता करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैपेसिटर में उल्टा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हम प्रतिरोध में समांतर क्रम में जो फॉर्मूला यूज लेते थे वो हम कैपेसिटर में सीरीज में यूज लेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/CT यानी कि टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस तरीके से जितने भी कैपेसिटर है उस तरीके से हम जोड़ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि C1 हम मानेंगे यहाँ पे इस कैपेसिटर को और C2 ये मान लेंगे और C3 इसको मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसका मान रखते हैं C1 और C2 और C3 पर और उसके बाद में क्या आंसर आता है ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 1/C
CT होता है बराबर क्या होगा 1/C1 हमने माना था 30 माइक्रोफैरड को, तो यहाँ पे 30 मान लेते हैं। उसके बाद में C2 किसको माना था हमने 10 माइक्रोफैरड को, तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं। और उसके बाद में C3 माना था हमने 30 माइक्रोफैरड को, तो यहाँ पे हम वापस 30 की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है इस तरीके से आए तो उसके बाद में आपको लसअप लेना पड़ता है, और 30 10 और 30 का लसअप लेंगे तो आपके पास में 30 आएगा। और उसके बाद में आप सॉल्व करोगे इसको 1 + 3 + 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये किस प्रकार से है ये भी मैं आपको बता दूं। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम 30 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार गया, एक बार, और 1 का वापस यहाँ से 1 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 आ जाएगा। और उसके बाद में 10 का भाग हम 30 में देंगे तो यहाँ पे 3 बार गए, और 3 का वापस 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास में 3 आ गया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की संख्या को प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमें मिलता है 1 + 3 + 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिला है कि 1/CT बराबर हमें क्या मिला है 5/30। ठीक है, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है 1/CT बराबर 5/30। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है टोटल कैपेसिटेंस, और इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणा कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो CT बराबर आ जाएगा हमारे पास में 30/5, और यहाँ पे 5 का भाग जब 30 में देंगे तो हमें CT बराबर मिल जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तीनों की इकाई जो थी माइक्रोफैरड में होने के कारण यहाँ पे हमने माइक्रोफैरड यूनिट रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि CT यानी कि टोटल कैपेसिटेंस बराबर हमें मिला है 6 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे आंसर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि B आंसर दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, B हो जाएगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है संधारित्र की इकाई क्या होती है, यानी कि हमें कैपेसिटेंस की यूनिट बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा C यानी कि फैरड हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में अदर ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि महो किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महो चालकता की इकाई होती है, और हेनरी होती है इंडक्टेंस की, और कूलाम होती है आवेश यानी कि चार्ज की होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद में दोस्तों अगर फैरड की बात करें, यानी कि फैरड क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें 1 फैरड धारिता की वह मात्रा है जो कैपेसिटर को 1 वोल्ट से चार्ज करने पर 1 कूलाम आवेश को भंडारित करती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि C बराबर हो जाएगा Q/V, यानी कि ये C यहाँ पे इंगित कर रहा है कैपेसिटेंस को, और Q यहाँ पे इंगित कर रहा है आवेश को यानी कि चार्ज को इंगित कर रहा है, और V यहाँ पे वोल्ट को इंगित कर रहा है। जब हम कैपेसिटर की 1 फैरड की धारिता की मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर को 1 वोल्ट से जब चार्ज करेंगे हम, और वो कैपेसिटर 1 कूलाम आवेश उसके अंदर भंडारित करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 फैरड कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो उसी से हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम/1 वोल्ट। यानी कि दोस्तों आपको अभी बताया कि C बराबर क्या होता है Q/V, और यहाँ पे Q यहाँ पे क्या इंगित कर रहा है, आवेश, और आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है, तो हमने 1 कूलाम लिख दिया है। और उसके बाद में वोल्टेज की इकाई क्या है, वोल्ट है, यहाँ पे V कर दिया है। ठीक है ना, तो 1 फैरड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम/1 वोल्ट। ठीक, उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में प्रयुक्त अधिकांश कैपेसिटर माइक्रोफैरड में, पिकोफैरड में, नैनोफैरड में धारिता मान में होते हैं। उसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। यानी कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है एक संधारित्र की धारिता मान को, यानी कि कैपेसिटेंस वैल्यू को हमें पता करना है। और कैपेसिटेंस वैल्यू को पता करना है उसके लिए हमें दे रखा है यहाँ पे 35 वोल्ट यानी कि V दे रखा है, और 0.5 कूलाम यानी कि यहाँ पे Q दे रखा है। तो दोस्तों अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि क्या था, C बराबर था Q/V। यानी कि दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पे Q भी दे रखा है और V भी यहाँ पे दे रखा है। तो Q और V दोनों दे रखे हैं, उनका दोनों का मान यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, और उसके बाद में क्या आंसर आता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं कि C बराबर Q का मान हम रखते हैं 0.5 रखते हैं, और V का मान यहाँ पे 35 रखते हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.014 फैरड में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर की इकाई क्या है, फैरड में है, तो हमने यहाँ पे फैरड में मान इसका रख दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A, यानी कि 0.014
फेरेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद में दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। यानी कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, उसकी धारिता के मान को हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे जिससे कि ये उसका मान कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धारिता किसे कहते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस कहते किसको है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी अचालक पदार्थ यानी कि इंसुलेटेड पदार्थ से पृथक की गई दो कंडक्टर प्लेटों के बीच में वैद्युतिक आवेश एकत्रित करने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। सिंपली बात है, धारिता किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर बात करें ये किस पर निर्भर करता है, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए होता है C बराबर 8.85 KA और n-1 अपॉन T इंटू 10 की पावर 8। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये तो होता है फॉर्मूला। और तो दोस्तों आपको बता दें कि K यहाँ पे इंगित कर रहा है अचालक नियतांक को और A यहाँ पे इंगित कर रहा है क्षेत्रफल को, इंगित कर रहा है एरिया को। ठीक है, और N यहाँ पे इंगित कर रहा है संख्या को, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट की संख्या को इंगित कर रहा है, और T यहाँ पे इंगित कर रहा है प्लेटों के बीच की दूरी, या फिर हम कह सकते हैं अचालक की मोटाई को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से निर्भर करता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए C समानुपाती हो जाएगा K A और n-1, यानी कि जो ऊपर की साइड में है वो यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा। यानी कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना है तो हमें अचालक नियतांक को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर नंबर ऑफ प्लेट्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि व्युत्क्रमानुपाती में T दे रखा है, और T क्या इंगित कर रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी या फिर अचालक की मोटाई को इंगित कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ कि अगर हम T को कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर हम T को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी कि संधारित्र के मान को कम करना है। तो कम करने के लिए हम अगर T के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर क्षेत्रफल और ये अचालक नियतांक या फिर प्लेटों की संख्या को अगर हम कम करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये हम आंसर में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो ये में दे रखा है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, यानी कि दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि C समानुपाती क्या होता है, A होता है। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि कैपेसिटेंस के मान को कम करना है, तो ये तो राइट होने वाला नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगर बी ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, तो बी आंसर भी राइट नहीं होगा। उसके बाद में सी ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी समानुपाती होता है 1/T। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे या फिर अचालक की मोटाई को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि ये जो आंसर है वो क्वेश्चन के हिसाब से राइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रखा है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल को 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहला है फेरोमैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं लो चुंबकीय। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय, और तीसरा होता है डायमैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय या फिर प्रतिकर्षित चुंबकीय। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उसे कहते हैं जो आसानी से चुंबक बना सकते हैं, जिसको उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, और जिसके अंतर्गत आता है लोहा, स्टील और निकेल कोबाल्ट आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। ठीक है, उसके बाद में होता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ, जो कि चुंबक द्वारा चुंबक के कुछ गुणों को आकर्षित तो कर लेता है लेकिन आसानी से उसको चुंबक नहीं बना पाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, टंटालम और तांबा आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 3 नंबर पे बात करें कि डायमैग्नेटिक पदार्थ, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो जैसे चुंबकीय क्षेत्र में इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण करेंगे, उसको हम किसी भी हालात के अंदर चुंबक नहीं बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है बिस्मिथ, एंटीमनी, पीतल, चांदी, सोना, लेड, ग्रेफाइट, कांस, कागज, लकड़ी, ये सभी पदार्थ आते हैं डायमैग्नेटिक पदार्थ के अंदर, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों
आपको जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं कि जल प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट है, ठीक है ना। और वायु जो है वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है वायु, तो वायु कैसा है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। और यहां पे स्टील की बात करें तो ये है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ यानी कि लो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। और जल की बात करें तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक पदार्थ है। और प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये आपको पता चल गया है कौन सा पदार्थ कौन से सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, ये आपको पता चल गया है। और यहाँ पे जल जो है वो आता है डायमैग्नेटिक पदार्थ में, यानी कि वाटर आंसर इसका राइट हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जल किसके अंतर्गत आता है, डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि विद्युत चुंबक की पोलैरिटी को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है कुंडली की लंबाई, ऑप्शन बी में दे रखा है धारा की दिशा, ऑप्शन सी में दे रखा है धारा की शक्ति, ऑप्शन डी में दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पोलैरिटी को प्रभावित करती है, यानी कि ध्रुवीयता को प्रभावित करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो यहाँ पे जो चुंबक है उसकी ध्रुवीयता यानी कि पोलैरिटी बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक एन और यहाँ पे था एस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, विद्युत बाहर से दे रहे थे इस कॉइल को, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो यहाँ पे हो जाएगा एन और यहाँ पे हो जाएगा एस, यानी कि इसकी ध्रुवता बदल जाएगी जब हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, यानी कि दोस्तों मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं MMF। जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र में कैसे होता था EMF, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में होता है MMF होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विद्युतीय परिपथ में जिस तरीके से EMF का कार्य होता है उसी तरीके से चुंबकीय परिपथ में MMF का कार्य होता है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का कार्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर MMF की बात करें यहाँ पे फॉर्मूले की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं कि MMF बराबर होता है NI। N यहाँ पे इंगित कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स की, यहाँ पे I इंगित कर रहा है करंट को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इकाई की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर टर्न, ठीक है ना। तो एम्पियर टर्न इसकी इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि MMF की इकाई होती है एम्पियर टर्न। और यहाँ पे जैसे दोस्तों आपको बता दें कि सी ऑप्शन में दे रखा है एम्पियर टर्न, यानी कि ये राइट हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दे रखा है यदि 3 प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े यानी कि सीरीज में जोड़े गए हैं और कुल प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस ज्ञात करना है, टोटल इंडक्टेंस क्या होगा उस सर्किट का, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस कहते किसको है, यानी कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसी सर्किट में करंट प्रवाह के परिमाण में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे हम कहते हैं इंडक्टेंस, यानी कि एसी करंट में जो विरोध बाधा उत्पन्न करता है, एसी करंट में प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है ये भी मैंने आपको पहले बताया था, इसकी इकाई होती है हेनरी, ठीक है ना। तो सीरीज में इंडक्टेंस और सीरीज में रेजिस्टेंस के समान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कैपेसिटर की बात आए तो वो थोड़ा सा विपरीत होता है इन दोनों के, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है परमियंस की इकाई क्या होती है, यानी कि आपको परमियंस की यूनिट बताना है। तो दोस्तों इससे पहले आपको पता होना चाहिए परमियंस कहते हैं किसको है, परमियंस होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे हम कहते हैं परमियंस। तो दोस्तों आपको बता दें ये रिलक्टेंस का विलोम होता है, लेकिन अगर विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युत परिपथ में इस तरीके का होता है कंडक्टेंस, और ये कंडक्टेंस के समान होता है। अगर कंडक्टेंस की बात करें तो विद्युतीय परिपथ में कंडक्टेंस धारा को प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। और अगर रिलक्टेंस की बात करें तो रिलक्टेंस यहाँ पे विरोध करता है चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। और अगर हम विद्युत परिपथ की बात करें कि रिलक्टेंस के समान कौन होता है तो दोस्तों आपको बताते हैं वहां पे हम कहेंगे प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध क्या कर रहा है वहां पे, धारा का विरोध कर रहा है, और रिलक्टेंस यहां पे क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर रहा है। दोनों समान हो गए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि परमियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए परमियंस को हम इंगित करते हैं रो से, और रो बराबर होता है 1/Rm।
और आर एम यहाँ पे इंगित कर रहा है रिएक्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Fm/5 होता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5/Fm, और यहाँ पे ये हो जाएगा किसका, परमियंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं कि फाई यहाँ पे इंगित कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स को, और एफएम यहाँ पे इंगित कर रहा है एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स को इंगित कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है और एमएमएफ की इकाई क्या होती है, तब आप यहाँ पे परमियंस की इकाई को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, और फाई यहाँ पे इंगित कर रहा था चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। और अगर हम एफएम की बात करें तो यह एफएम बराबर होता है एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई मैंने आपको अभी बताई है कि इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न। वेबर प्रति एम्पियर टर्न इकाई किसकी होती है, परमियंस की होती है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार से आपको निकालना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेबर प्रति एम्पियर टर्न इसकी इकाई होती है परमियंस की। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे पास में एक सोलेनोइड कॉइल है, और उस सोलेनोइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम किस प्रकार के नियम का प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता देंगे इसमें जैसे कि ए ऑप्शन में दे रखा है कॉर्क स्क्रू नियम, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कॉर्क स्क्रू नियम किसे कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है राइट हैंड फ्लेम रूल, और उसके बाद में सी में दे रखा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और डी में दे रखा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राइट हैंड फ्लेम रूल, यानी कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो होता है उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉर्क स्क्रू नियम की, ठीक है ना, तो कॉर्क स्क्रू नियम जिसे हम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारे पास में कोई एक चालक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कोई स्क्रू की बात करें तो ये स्क्रू जैसे ही तो खोलने पर इसके घूमने की जो डायरेक्शन है चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करेगी, और ये आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इंगित करेगी धारा की दिशा को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर पर कार्य करता है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर पर कार्य करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र की गणना करना है। यानी ये जो कैपेसिटी है इसका मान दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, और इसका भी मान 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे दे रखा है 20 माइक्रोफैरड, और इसको आपको सॉल्व करना है, और टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको पता होगा मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि CT बराबर होता है C1 + C2 C3, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमने C1 इसको मानते हैं, C2 इसको मानते हैं, C3 इसको मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 + 1/10 + 1/20 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम वापस CT ज्ञात करेंगे तो CT ज्ञात करेंगे हमारे पास में आ जाएगा CT बराबर आ जाएगा 20/5, और 5 का भाग देंगे 20 में तो हमारे पास में आ जाएगा 4। यानी कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा 4 माइक्रोफैरड हमें यहाँ पे की टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमें देखने को मिलती है। अब आंसर पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है जैसे कि ए ऑप्शन में दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दे रखा है श्रृंखला यानी कि सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग यानी कि अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के हमारे पास में जो कैपेसिटर है उनको जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। विभिन्न वोल्टा रेटिंग के संधारित्र जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए ये हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की वोल्टा ड्रॉप वोल्टा रेटिंग से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में 2 नंबर में आपको ये ध्यान रखना है ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड कैपेसिटर के लिए ध्रुवता अनुरक्षित होनी चाहिए, यानी कि ध्रुवता का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप पोलराइज्ड कैपेसिटर का यूज करते हैं यानी कि ध्रुवित कैपेसिटर का यूज करते हैं, विभिन्न वोल्टा रेटिंग के संधारित्र जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पे क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर में बात करें तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का वोल्टा रेटिंग सप्लाई वोल्टा की तुलना में अधिक होना चाहिए। अगर आपके पास में पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवित कैपेसिटर है तो उसकी ध्रुवता को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दे रखा है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से जो कि अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बता दें अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक।
और फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं ये भी मैंने आपको बताया, पैरामैग्नेटिक में कौन से पदार्थ आते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कॉपर हो जाएगा। कि यहाँ पे अदर ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे क्लीट वायरिंग, यानी कि ये तो अनुसंबंधी पदार्थ में आना ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो गलत ही ऑप्शन है। उसके बाद में अगर बिस्मिथ की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, और ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी डायमैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली सीरीज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।